गुड मॉर्निंग साथियों। सरफेस केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और इसमें अब आप पे जो टॉपिक आएगा वो हमारा एक कमर्शियल प्रोसेस है, नाम है ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ब्रेडिग्स आर्क मेथड देखिए, यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा विजिबली, ठीक है। और टॉपिक का नाम क्या है? ब्रेडिग्स आर्क मेथड। बच्चों इसमें क्या है, देखो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे और जनरली कूलिंग का भी यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, उसको मेटल से कनेक्ट करके रखते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो एक आर्क डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल जो है वेपराइज हो जाता है। इतना हाई टेम्परेचर होता है कि मेटल क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। फिर वही वेपर नीचे हम आइस लगा के रखते हैं, उसकी वजह से कंडेंस हो जाती है डिस्पर्जन मीडियम में और हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में देखो, ये वायर है और वायर के साथ आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे होंगे। वायर है, वायर के साथ आपको क्या दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रोड दिख रहे होंगे। और नीचे हमने क्या कर रखा है, आपने देखा है एक ऐसी चीज़ हमने बना रखी है और इस ऐसी चीज़ में हमने क्या रख रखा है, आइस रखी हुई है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे समझें। ब्रेडिग्स आर्क मेथड बाय इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन से ब्रेडिग्स आर्क मेथड का एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जनरली ये होता किसके लिए यूज़ है, तो जनरली ये गोल्ड या सिल्वर सोल के लिए यूज़ होता है, नेटिव जो हमारे एलिमेंट होते हैं। इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि हमें इलेक्ट्रोड की मदद से क्या लगाना है, एक इलेक्ट्रिकल आर्क बनाना है। आर्क मतलब लाइक शॉर्ट सर्किट कंडीशन, वो मेटल को क्या कर देगा, पिघला देगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस मेथड में एन इलेक्ट्रिक आर्क, एक इलेक्ट्रिक आर्क को हम स्ट्रक करते हैं। स्ट्रक मतलब बनाना, ठीक है। तो इस मेथड में एक इलेक्ट्रिक आर्क को हम स्ट्रक करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक आर्क को बना देते हैं, स्ट्रक करा देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोड्स किसके होते हैं, मेटल के होते हैं, जो डिप्ड होते हैं किसमें, डिस्पर्जन मीडियम में। डिस्पर्जन मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस डिस्पर्जन मीडियम में मेटल के इलेक्ट्रोड्स को हम डिप करके रखते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड है मेटल के, उसको हमने डिस्पर्जन मीडियम में क्या करा हुआ, डिप करा हुआ, और उसमें हमने इलेक्ट्रिकल आर्क को क्या करा, स्ट्रक करा, ठीक है। द हीट जनरेटेड, जो हमारी हीट जनरेट होगी ना, वो इस मेटल को, रॉड को वेपराइज कर देगी, जो आपकी इलेक्ट्रोड है। तो द हीट जनरेटेड विल, ये सारी लेमन लैंग्वेज में लिख रहा मैं, ठीक है, कोई वैसे बुकिश लैंग्वेज नहीं है, तो जो आ रहा मन में वो लिख लेंगे, बट बात बन जाएगी। विल वेपराइज द मेटल इलेक्ट्रोड्स, जो हीट जनरेट है वो वेपराइज कर देगी मेटल इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। अब जो वेपर है, जो वेपर है विल कंडेंस, ये कंडेंस हो जाएगी कहाँ, डिस्पर्जन मीडियम में। जो वेपर है वो कंडेंस हो जाएगी कहाँ, डिस्पर्जन मीडियम में। और डिस्पर्जन मीडियम किसके कांटेक्ट में है, आइस के है, ठीक है। तो दीज वेपर या द वेपर विल कंडेंस इन द डिस्पर्जन मीडियम विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद आइस बाथ। ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसा एनक्लोजर है, ठीक है, उसके अंदर हमने आइस भरी हुई है, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद आइस बाथ, ये मेन है, ठीक है। तो कंडेंस हो जाएगी, ठीक है, आइस बाथ, एंड देन कूल्ड, जिसकी वजह से कूल्ड हो जाएगी। कूल्ड होने के बाद ये हमारी क्या बनाएगी, कोलाइडल फॉर्म बना देगी, ठीक है। तो इन दिस मेथड एन इलेक्ट्रिकल आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल डिप इन डिस्पर्जन मीडियम। हीट जनरेट जो होगी वो इस मेटल को वेपराइज कर देगी और ये वेपर कंडेंस हो जाएगी, कूल हो जाएगी, कहाँ, डिस्पर्जन मीडियम में, जो आइस बाथ के साथ है। नाउ कूल्ड के बाद बता रहा हूँ, है कूल्ड टू फॉर्म कोलाइडल पार्टिकल्स। अब वो मेटल के जो रॉड है वो कोलाइडल पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो गई, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सोल। आपको पता है कौन सा सोल है, ये सॉलिड सोल है, ठीक है। तो इन फॉर्म ऑफ सोल, सॉलिड सोल दो तरह का होता है ना, इसकी वजह से। तो एग्जाम्पल, दिस इज एम्प्लॉयड फॉर गोल्ड और सिल्वर सोल। तो AU के साथ Cl लें, SO3 लें, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो AU सोल लिख लेते हैं एंड
Ag सोल, सिल्वर और गोल्ड सोल, ये आप लिखना है ना, ये दोनों नेटिव मेटल होते हैं तो याद रखना, ठीक है। तो फिजिकल प्रिपरेशन इससे पहले हमने देखी थी कैसे, बाई क्रशिंग, मैकेनिकल डिस्पर्जन, फिर उसके बाद हमने देखी थी बाई पेप्टाइजेशन, और अब हमने देखी ब्रिडिक्स आर्क मेथड। उसके बाद हमने और भी देखी थी जैसे अल्ट्रासोनिक वाली और बाई एक्सेसिव कूलिंग। अब डायग्राम को करते हैं अलविदा और अब हम देखते हैं केमिकल मेथड, ठीक है, कौन से वाले, एग्रीगेशन वाले, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड या कोलाइडल सोल बाई केमिकल मेथड, और ये होंगे एग्रीगेशन वाले, असली के नहीं, एग्रीगेशन वाले, कुछ देर के लिए, है ना, मोमेंटरीली होंगे ये, ठीक है। तो हम देखना जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल बाई केमिकल मेथड, और जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन भी कहते हैं, ठीक है, ये हम देखना चाहेंगे। तो यार इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग केमिकल मेथड देखो, अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। तो जैसा पहला एग्जांपल मैं आपको दूं, तो पहला एग्जांपल जैसे डिकम्पोजिशन का हो जाएगा, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन, दो कंपाउंड यहाँ डिकम्पोजिशन होंगे, ठीक है, तो डबल डिकम्पोज लिख देते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं आर्सेनिक AS2S3, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड, सल्फर डबल डिकम्पोजिशन करेगा नहीं करेगा, तो AS2O3 ले लेते हैं, है ना, AS2O3 ले लिया, साथ में इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे 3H2S, ठीक है, और ये हमें क्या देगा, आगे देखते हैं रिएक्शन में। तो ये हमें देगा एक येलो PPT, ठीक है, वो देगा हमें AS2S3 का, जिसको हम जब देखो AS तो छोटा है ना, AS है आर्सेनिक और सल्फर वो है, ये हमें येलो PPT देगा, बट बाद में जब हम उसका पेप्टाइजेशन करेंगे तो वो हमें येलो सोल दे देगा। अब आप बैलेंस कर सकते हैं, साथ में क्या आएगा, AS2 हो गया, ठीक है, S3 हो गया, अब क्या बचा, 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो आप ये बनेगा 3H2O, ठीक है। तो एक तो ये हो गया डबल डिकम्पोज वाला, और फिर इसके बाद एग्जाम्पल, ये कॉम्पिटिशन में आपकी रिएक्शन आ जाती है, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद एक हम देख लेते हैं डबल डिकम्पोज के बाद हाइड्रोलिसिस का, एक हाइड्रोलिसिस का देखो, तो हाइड्रोलिसिस आपको पता है क्या होता है, एसिड और वाटर होता है ना। तो इसमें जैसे फेरिक क्लोराइड ले लिया हमने FeCl3 और इसमें वाटर डाला H2O, तो आपको पता है ये भी हमारा सोल बनेगा, किस कलर का बनेगा, तो आपने देखा था रेड कलर का बनता है ना, FeOH होल थ्राइस, तो OH होल थ्राइस है, तो 3 लगा देते हैं, FeCl3 FeOH होल थ्राइस। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 हाइड्रोजन और बच रहे हैं, 3 ऑक्सीजन यूज़ हो गए, 3 हाइड्रोजन यूज़ हो गए, 3 हाइड्रोजन और बच रहे हैं और 3 क्लोरीन बच रहे हैं, तो इसे 3HCl लिख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बाद एक देख लेना ऑक्सीडेशन का, एक देख लेना रिडक्शन का। तो एक एग्जांपल आपका आ जाएगा किसका, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो जैसे इसमें सबसे बढ़िया सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड दोनों करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आप ई ब्लॉक में पढ़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर डाला, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आएगी कि दोनों ऑक्सीजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर हो जाएगा तो दिक्कत आएगी, तो इसकी जगह कुछ और लेते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, अब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आपका ना सोल बनेगा सॉलिड वाला 3 सल्फर सोल, और देखो फिर बचा क्या, 3 सल्फर हो गया, तो यहाँ पे हमें मेरे हिसाब से 2H2S लगाना पड़ेगा, तो 2 सल्फर यहाँ से, 1 सल्फर यहाँ से, 3 सल्फर हो गए, बचा क्या 2H2 और O2, तो ये बनेगा 2H2O, क्लियर, शाबाश, ऑक्सीडेशन। एंड देन इसके बाद एक आखिरी रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन में टिन का ले लेना, रिडक्शन में टिन का ले लेना, और टिन का रिडक्शन करना है तो क्या होगा, या तो टिन का ले लेना, और टिन की कौन सी फॉर्म लेंगे जिसमें कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, मतलब कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो टिन का ले लेंगे SnCl2, और गोल्ड का ले लेंगे AuCl3, गोल्ड तो 3+ होता है, तो AuCl3 और SnCl2, तो हमें मिलेगा SnCl4, टिन आ गया, क्लोरीन आ गया, अब Au बचा, तो Au नेटिव फॉर्म में निकल जाएगा Au। अब बस इसे बैलेंस करना है, तो आप ध्यान से देखें, क्लोरीन 4 है, यहाँ 3 और 2 हैं, तो अगर मैं यहाँ 2Sn लगा दूँ, 2Sn, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 अब 8 हो गए, ठीक है, और यहाँ कितने 4, और यहाँ पे 5 6 7, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब कितने बने ये 2Au अलग हो गया, 6 क्लोरीन और यहाँ पे 10, तो 5 भी नहीं लगा सकते, कुछ और ही देखना पड़ेगा। हाँ, अगर हम क्या करें, यहाँ पे 6 तो आ गया, अगर यहाँ 3 कर दें, ठीक है, बैलेंस तो आपको आता ही है, और यहाँ 3 लगा दूँ, तो अब देखो कितना हुआ, क्लोरीन यहाँ पे 6,
यहाँ पे भी 6, 3 2 6, 3 2 6, 6 और 6 12, 4 3 12, क्लियर हो गया, 3 10, ठीक है, 2 AU, ठीक है। तो ये आपके एग्रीगेशन मेथड से थे 4, डबल डिकम्पोज, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए फिर इसके बाद अगर आपने ये पढ़ लिया तो ज़रा हम कोलाइड्स के एप्लीकेशन देखेंगे, कोलाइड के कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से रीज़न में पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखेंगे टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर की टैनिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा कैसे फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, शाबाश। चलिए तो हमें एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड देखना है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड में सबसे पहले तो स्मोक हो गया, जो 10 पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एयर में सस्पेंडेड होते हैं, एयर गैस है और 10 पार्टिकल सॉलिड है। तो सॉलिड इन गैस एक तरह का सोल होता है, आपको पता है क्या होता है, वो एरोसोल होता है। तो वो हमारे स्मोक हो जाएगा, ठीक है, या सॉलिड सोल होगा, सॉलिड सोल नहीं हो सकता, एरोसोल होगा, है ना। तो जैसे पहला एप्लीकेशन स्मोक का प्रेसिपिटेशन, स्मोक का प्रेसिपिटेशन, स्मोक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेट आपको पता है पीपीटी बनना। तो स्मोक का प्रेसिपिटेशन आपको पता है यार क्या होता है, स्मोक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, जिसे हम एरोसोल कहते हैं, ठीक है, एयर में, हवा में सोल पार्टिकल्स होना। तो स्मोक इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, देखो डस्ट नहीं बोल रहा मैं, डस्ट नहीं है ये, डस्ट कुछ और चीज़ है, डस्ट से फॉग और मिस्ट बनता है, ठीक है, ड्यू बनता है, ड्यू आपको पता ही है क्या होता है ना। तो स्मोक इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कौन से पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल ना, सॉलिड लिख सकते हैं हम इसे, और क्या लिखेंगे, स्मोक इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है। तो एक तो हमारे स्मोक हो गया। ऐसे यार आप देख सकते हो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, हाँ मुझे पता है कि आपके मन में आ रहा होगा डिस्पर्जन या रिफ्रैक्शन, बट उसमें नहीं। आपको पता है जो हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो स्प्रेड होते हैं किस में, एटमॉस्फेयर में, जिस और उसमें फिर क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, जिसको वो क्या कर लेते हैं, स्केटर कर देते हैं। और ब्लू कलर सबसे कम स्केटर होता है, जिसकी वजह से वही प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। तो जनरली डस्ट पार्टिकल स्केटर का काम करते हैं, मतलब लाइट को स्केटर कर देते हैं, जो 7 कलर में होती है ना डिवाइड, रेनबो वाली, उसमें। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई में आप क्या लिख सकते हो कि डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विद वाटर, वाटर भी होता है ना, तो वो प्रिज्म का काम करता है, छोटा सा वाटर, हालांकि वो फिजिक्स का है तो यहाँ नहीं बता रहा। तो अभी बस यहाँ ये लिख लेते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स अलॉन्ग विद वाटर आर सस्पेंडेड इन एयर। तो 10 पार्टिकल्स अलॉन्ग विद वाटर आर सस्पेंडेड इन एयर एंड दे स्कैटर द सनलाइट, जो हमारी नेचुरल लाइट आती है, तो दे स्कैटर। और बेसिकली हम ये बात करेंगे कि दे स्कैटर सनलाइट, क्योंकि नेचुरली प्रिज्म का काम करती है, वो हमें ऑप्टिक्स में पढ़ना है। अभी बस ये देखेंगे कि दे स्कैटर सनलाइट एंड ब्लू जो कलर होता है वो स्कैटर सबसे लेस होता है, सबसे कम स्कैटर होता है, देयरफॉर यही प्रीडोमिनेट होता है, सबसे ज़्यादा यही दिखता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ब्लू कलर हमने देख लिया स्काई का। बेसिकली यहाँ डस्ट पार्टिकल जो है, स्मोक नहीं, डस्ट पार्टिकल वाटर के साथ क्या करते हैं, प्रिज्म का काम करते हैं और लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ब्लू कलर ऑफ द स्काई के बाद आपने एक वो देखा था कि क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप या जो हमारे डिटर्जेंट है उनका जो क्लिनजिंग एक्शन होता है, जैसे जनरली सोप में मिस्सेल फॉर्मेशन होती है, मिस्सेल जो होती है वो कोलाइडल फॉर्म ही होती है, ठीक है। तो एक वो आपने देखा था, और क्या देखा था यार आपने, और काफ़ी चीज़ें आपने ऐसे देखी, जैसे हम प्यूरिफिकेशन करते हैं ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है, तो उसमें हम एलम डालते हैं, एलम होता है ना, पोटैश एलम, ठीक है, आपने देखा होगा शेविंग करने के बाद एलम लगाते हैं, तो वो चीज़ है। तो चौथा हो गया जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो उसमें हम एलम का यूज़ करते हैं, एलम भी कोलाइडल फॉर्म होती है, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसमें आप क्या लिखना चाहेंगे, कुछ नहीं, बस इतना ही कर लो। तो बस लिखना है तो ये लिख लो कि वी यूज़ एलम का लिए यूज़ करते हैं कि जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको वो कोगुलेट कर लेता है, जैसे कहीं कटिंग हो गई शेविंग के टाइम तो एलम लगाती है तो वहाँ पे कोगुलेशन हो जाती है, जम जाता है, तो वही चीज़ है। तो वी यूज़ एलम टू कोगुलेट इम्प्योरिटीज़, एलम का यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज़ को कोगुलेट करने के लिए। शेविंग में तो पोटैश एलम यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं।
क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें और क्या देख सकते हो, जैसे मेडिसिन है जनरली, तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर कोलाइडल इन नेचर। जो मेडिसिन होती हैं उनमें से ज़्यादातर तो कोलाइडल फॉर्म में ही होती है। तो आई थिंक फिफ्थ, मेडिसिन्स में आप क्या लिखोगे, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर कोलाइडल इन नेचर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम आर कोलोइडल इन नेचर, मोस्ट ऑफ देम जो है कोलोइडल होती है नेचर में, ये हमें याद रखना था, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो जैसे आई लोशन होता है, उसमें हम एग्राइसोल यूज़ करते हैं, सिल्वर सोल, एग्राइसोल सिल्वर का सोल होता है, ये हम यूज़ करते हैं आई लोशन में। आई में जो लोशन होता है ना, आँख लगती है जैसे किसी की, सोने वाली आँख लगना नहीं, मतलब आँख फैल जाती है, फूल जाती है ना, वही। तो एग्राइसोल जो होता है सिल्वर सोल होता है आई लोशन। अच्छा, एंटीमनी जो होता है वो कालाजार में यूज़ करते हैं, ठीक है, कालाजार भी आपको पता है। तो एंटीमनी जो होता है, एंटीमनी पता है ना, किससे डिनोट होता है, एस बी से। इसको हम किस में यूज़ करते हैं, कालाजार में यूज़ करते हैं। कालाजार भी एक तरह की क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, एंटीमनी। और एंटीमनी ऑब्वियसली कोलाइडल फॉर्म में ही होगा, ठीक है, कोलाइडल एंटीमनी। और अगर जैसे MgOH होल ट्वाइस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्टमक के डिसऑर्डर या एसिडिटी के लिए यूज़ करते हैं, वो भी कोलाइडल फॉर्म में ही होता है। MgOH होल ट्वाइस स्टमक एसिडिटी के लिए यूज़ करते हैं, स्टमक की एसिडिटी के लिए यूज़ करते हैं, वो भी यार कोलाइडल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और यार बहुत से हो सकते हैं ऐसे, पर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कोलाइडल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हमें लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा और आसानी से ये एसिमिलेट हो सकते हैं। एसिमिलेट मतलब घुल मिल जाएंगे, है ना। तो रीज़न यह है, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया एंड आर ईजिली एसिमिलेटेड। एक तो लार्ज सरफेस एरिया मिलता है और ये ईजिली एसिमिलेटेड हो जाते हैं, क्लियर है ये। चलिए, इसके बाद आप जैसे टैनिंग देख सकते हो लेदर की, टैनिंग ऑफ लेदर। अब बहुत से लोग टैनिंग की जगह आज की डेट में, ठीक है, टैनिन जो होता है उसकी जगह हम क्रोमियम के सॉल्ट भी यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे टैनिंग ऑफ लेदर देख लो आप, है ना, 6 होगा आपका टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग मतलब क्या होता है, लेदर जो होता है, जैसे एनिमल स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है नेचर में ना, बहुत सॉफ्ट सी होती है, जब तक लिविंग बींग होगा तब तक सॉफ्ट होगी। उसे हार्डन करना है तो टैनिन का यूज़ करते हैं हम। टैनिन भी एक तरह का कंपाउंड ही होता है ना। तो जो हमारी एनिमल स्किन होती है वो पॉजिटिव होती है नेचर में, एनिमल स्किन जो होती है पॉजिटिव होती है नेचर में, और जो हमारा टैनिन होता है वो नेगेटिव होता है। अब एनिमल स्किन को जब टैनिन के सोल्यूशन में हम डुबोते हैं तो वो हार्ड होने लगता है, उसमें कोगुलेशन होने लगती है, ठीक है, कोगुलेशन होगी नहीं, पेप्टाइजेशन होने लगता है उसका, ठीक है, वो जमना शुरू हो जाता है, कोलाइडल फॉर्म बनना शुरू हो जाता है। बट टैनिन की जगह आजकल हम क्रोमियम भी यूज़ करते हैं। टैनिन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है वाटर में, इसलिए, ठीक है। तो इसको ही हमें पिरो के लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एनिमल की जो खाल होती है, खाल स्किन ना, उसको हाइड बोलते हैं। तो एनिमल हाइड्स मतलब खाल, ठीक है। एनिमल हाइड्स आर पॉजिटिव इन नेचर। एनिमल की जो हाइड्स होती हैं वो कैसी होती है नेचर में, पॉजिटिव होती है, और एज वेल एज कोलाइडल भी होती है, कोलाइडल भी होती है वो, ठीक है। एक तो कोलाइडल होती है, दूसरी पॉजिटिव होती है नेचर में। तो दे कैन बी पुट इनटू टैनिन, ठीक है, जब हम उसे टैनिन के सॉल्यूशन में पुट करते हैं या सोक करते हैं, तो व्हेन दे आर सोक्ड इन टैनिन, और टैनिन का सॉल्यूशन नेगेटिव होता है, टैनिन सॉल्यूशन दे गेट कोगुलेटेड, ठीक है, ये बात है। और जिसकी वजह से लेदर जो है हार्ड हो जाएगा। तो एनिमल हाइड खाल आर पॉजिटिव इन नेचर एज वेल एज कोलाइडल व्हेन दे आर सोक्ड इन टैनिन नेगेटिव सॉल्यूशन, देन ड्यू टू म्यूचुअल कोगुलेशन, दोनों कोगुलेट कर जाएंगे एक दूसरे को। कोगुलेट मतलब जमना होता है ना, मतलब कोलाइडल फॉर्म बनना। देन ड्यू टू म्यूचुअल कोगुलेशन अ कोलाइडल फॉर्म टेक प्लेस। जो लेदर है उसके ऊपर कोलाइडल फॉर्म बनना शुरू हो जाएगा एंड लेदर गेट्स हार्डन। लेदर जो हो जाता है हार्ड हो जाता है, हार्डन, ठीक है। तो एक तो ये बात याद रखना। इंस्टेड टैनिन के आजकल हम क्रोमियम के सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नोट याद रखना, नाउ डेज
नाउ अडेज ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है ना टैनिन, इसलिए नाउ डेज क्रोमियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ टैनिन, टैनिन के जगह सब्स्टिट्यूट में, है ना। टैनिन का यार आप स्ट्रक्चर देख लेना, है ना, कहीं से गूगल से देख लो, चाहे होता तो ऐसे ही। इसके बाद यार एक चीज़ हम देख लेते हैं, टैनिन के बाद डेल्टा कैसे फॉर्म होता है। तो जो हमारा रिवर का वाटर होता है वो होता है नेगेटिव नेचर में, और जो हमारा सी का होता है वो पॉजिटिव होता है, दोनों मिलते हैं, कोगुलेशन होती है और डेल्टा बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये 7th होगा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव होता है ना, ये। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में कैसे लिखोगे आप लोग कि रिवर वाटर जो है क्ले होता है, रिवर में ना मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उसकी वजह से नेगेटिव कोलाइडल सोल्यूशन होता है वो। तो ऐसे लिखो, रिवर वाटर इज द कोलाइडल, रिवर वाटर इज द कोलाइडल सोल्यूशन, और नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, वो माइनस मतलब नेगेटिव है ना। तो रिवर वाटर इज द कोलाइडल सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू क्ले, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले, चिकनी मिट्टी होती है ना इसमें, इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले। क्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रिवर वाटर में क्ले होता है ना, चिकनी मिट्टी, एलुवियल सॉइल बनती है ना इससे, याद है ना आपको, बहुत बढ़िया। वाइल सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। तो सी वाटर इज कोलाइडल फॉर्म या कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली है ना, पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू, उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं ना, इसकी वजह से, ड्यू टू सॉल्ट्स या कटाइन जो पॉजिटिव होता है ना, व्हेन दे अप्रोच ईच अदर, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, व्हेन दे अप्रोच ईच अदर कोगुलेशन टेक प्लेस, और दोनों कहीं जाके जमा हो जाते हैं और डेल्टा बन जाता है। बहुत अच्छी अच्छी इसके डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि डेल्टा कैसे बनता है, देखा करो, है ना। व्हेन दे अप्रोच ईच अदर देयर चार्ज गेट्स न्यूट्रलाइज, इनके चार्ज जो होते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एंड डेल्टा इज फॉर्म। अब जो न्यूट्रल चार्ज है वो कहीं जाएगा नहीं, वो वहीं जमा होता रहेगा, तो डेल्टा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। याद रखना है, रिवर क्ले होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, सी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब यार आपको एक जैसे ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो भी देख सकते हो। तो 8वां जैसे ब्लड है, तो ब्लड कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, आयरन होता है इसलिए। तो ब्लड कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जब हम इसे व्हेन इट इज़ रब्ड विद एलम, जब हम इसे ना ब्लड को एलम के साथ रब करते हैं तो कोगुलेशन हो जाता है, कोगुलेशन हैपन्स, और कोगुलेशन ये इंडिकेट करता है कि ये कोलाइडल फॉर्म रहा होगा, ठीक है। एलम एक तरह का सॉल्ट है ना, तो ये क्लियर है। तो ब्लड देख लेना आप लोग, शाबाश। चलिए एक आखिरी देखें इसमें ये एप्लीकेशन, जिसमें हम फॉग या मिस्ट या रेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दैट विल बी योर एप्लीकेशन नंबर 9। उसके बाद हम देखेंगे कोलाइडल सोल्यूशन को कितनी तरीके से हम प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है, बहुत तरह से। पहले देखते हैं फॉग, मिस्ट या रेन। देखो फॉग, मिस्ट या रेन क्या होती है आपको पता है, जैसे धुंध हो गई, मिस्ट होती है, फॉग आपको पता है, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ड्यू पॉइंट, DEW, ड्यू पॉइंट। अगर बहुत सारी एयर है, बहुत ज़्यादा मास की एयर है, और उसमें स्मोक पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल है, और वो पहले ही कूल डाउन या कंडेंस हो जाए ड्यू पॉइंट से पहले, जो उसका ड्यू पॉइंट है ना, जिससे ड्यू पॉइंट क्या होता है, जिसके बाद वो रेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद रेन होती है। तो ड्यू पॉइंट से पहले ही अगर वो इतनी ज़्यादा लार्ज मास का एयर जिसमें डस्ट पार्टिकल हो वो कंडेंस हो जाए, तो होता क्या है, उन्हीं पार्टिकल के ऊपर वो जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे आइसक्रीम कोन के ऊपर आइसक्रीम होती है, वैसे जमा होना शुरू हो जाता है। देन इट विल सेटल डाउन इन द अर्थ, और वो हमें फॉग या मिस्ट फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो इसको लिखें कैसे, इसको हम लिख ये सकते हैं कि व्हेन लार्ज मास ऑफ एयर, व्हेन लार्ज मास ऑफ एयर, large mass of air containing dust particles, large mass of air containing dust particles is condensed below its
ड्यू पॉइंट क्या है, जहाँ रेन हो जाती है, उसके बाद रेन वाली फॉर्म आ जाती है ना, तो बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, तो लार्ज मास को हम कंडेंस करें बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, देन द मॉइस्चर फ्रॉम एयर, जो एयर में मॉइस्चर है, द मॉइस्चर फ्रॉम एयर, जो मॉइस्चर है कहाँ से, एयर से, ठीक है, वो जमा होने लगता है, कंडेंस हो जाता है इन्हीं डस्ट पार्टिकल की सरफेस में, कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स सरफेस, डस्ट पार्टिकल्स सरफेस, डस्ट पार्टिकल की सरफेस में क्या होने लगता है, जमा होने लगता है, कंडेंस होने लगता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको पता ही है, इट विल अपीयर एज अ फॉर्म ऑफ फॉग या मिस्ट, ठीक है, और जमा होते लगता है ना वो, ये कंडेंस ऑन द डस्ट पार्टिकल सरफेस, दे विल एग्रीगेट, जमा होंगे, तो AGG एग्रीगेट इन कोलाइडल फॉर्म, दे विल एग्रीगेट इन कोलाइडल फॉर्म एज फॉग या मिस्ट, फॉग या मिस्ट, या तो धुंध बनेगी या मिस्ट होती है, जैसे पत्तों में रहती है ना वो छोटी छोटी बर्फ़ दाने वैसे, ठीक है। तो लार्ज मास ऑफ एयर जिसमें 10 पार्टिकल है, अगर उन्हें ड्यू पॉइंट से पहले कंडेंस कर लें तो उनमें जो मॉइस्चर होगा वो उन्हीं 10 पार्टिकल में जमा होना शुरू हो जाएगा, एग्रीगेट होके जमा होके कोलाइडल फॉर्म में वो या तो फॉग होंगे या मिस्ट होंगे, ठीक है। तो फाइनली ये आपकी चीज़ें थी। अब हम देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरीफाई कैसे कर सकते हैं ना, यहाँ पे आपके डायग्राम दिखेंगे, आपको देख लेना आप लोग, ठीक है, जो भी डायग्राम आएंगे यहाँ पे। तब हम देखना चाहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, बहुत तरह से करते हैं, डायलिसिस का यूज़ कर सकते हैं, आपने सुना होगा डायलिसिस, या हम फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, मक्खन निकालने के लिए जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं ना। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ये हमें देखना है। हमने क्या इलेक्ट्रो वो कर लिया था, मेरे हिसाब से अभी हमने वो नहीं करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस ना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने डायलिसिस देखना है, डायलिसिस, पहले डायलिसिस देख लो फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस देख लेना, ठीक है। तो डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्रिस्टलॉइड जो हमारी फॉर्म थी, क्रिस्टलॉइड जैसे शुगर हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, इन फॉर्म से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग करते हैं। तो डायलिसिस ऐसी प्रोसेस है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, द कोलाइडल particles, it is the process of separating the colloidal particles from that of crystalloids. crystalloids हमने पढ़े ही थे, क्या थे, सस्पेंशन क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड्स के बीच में डिफरेंस देखा था ना, वही चीज़ है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम दैट ऑफ क्रिस्टलॉइड्स। और डायलिसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर का यूज़ करते हैं। तो बाय मीन्स ऑफ इसमें हम डिफ्यूज़न का यूज़ करेंगे, जनरली वो ओस्मोसिस या डिफ्यूज़न ही होता है, तो डिफ्यूज़न का यूज़ करेंगे। डिफ्यूज़न आपको पता है ना, जमा हो जाना, ये तो आपने पढ़ा ही था, पिछली बार भी पढ़ा था, सरफेस में भी पढ़ा था, ठीक है। तो बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूज़न फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या हम पार्चमेंट पेपर का यूज़ करते हैं। पार्चमेंट पेपर आप गूगल में इमेज देख सकते हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यूज़ किसकी करते हैं, या तो हम लिविंग बींग्स की कर सकते हैं या सेलोफेन की कर सकते हैं। सेलोफेन एक कंपाउंड होते हैं, उसकी करते हैं। और या अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करनी है सेलोफेन की, तो आप पार्चमेंट पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो आप जरा गूगल कर लेना कैसे दिखता है सेलोफेन और कैसे दिखता है पार्चमेंट पेपर, ठीक है। अब इसको बढ़ाना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं, इसको प्रोसेस को बढ़ाने, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल बहुत से चार्ज नेचर के होते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके इलेक्ट्रोडायलिसिस कर देते हैं, ठीक है। जनरली हम इलेक्ट्रोडायलिसिस ही यूज़ करते हैं आज की डेट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी, ठीक है। तो डायलिसिस आपको समझ में आया, इसमें क्या है, इसमें हम कोलाइडल पार्टिकल को उसकी क्रिस्टलाइट फॉर्म से क्या करते हैं, सेपरेट कर रहे हैं डिफ्यूज़न का यूज़ करके। डिफ्यूज़न किसका करते हैं, किससे करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं, किसकी, सेलोफेन की, या पार्चमेंट पेपर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोडायलिसिस तो सिंपली कुछ नहीं है, ये पूरा ही लिखना, डायलिसिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एप्लीकेशन कर लें, किसमें, इसी डायलिसिस वाली प्रोसेस में, क्योंकि कोलाइडल जो पार्टिकल होते हैं चार्ज नेचर के होते हैं, चार्ज होता है उनमें, तो वो इलेक्ट्रोडायलिसिस कहलाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डायलिसिस क्यों करते हैं,
क्योंकि ये प्रोसेस को क्या कर लेते हैं, फास्ट कर देते हैं। प्रोसेस इज़ फास्टर, पहले के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है तेज़ी से, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस समझ में आ गया। यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, डायग्राम आपको दिख रहा है। डायग्राम अगर आप ठीक से देखें आपको डिस्को लाइट जैसे दिख रही है, वो बीच में डिस्को लाइट लगा रही है, 3 एरो निकल रहे हैं। तो यार वो सोल पार्टिकल्स हैं आपके। क्रिस्टलाइट आपको उसमें दिख रहा होगा, जो बाहर वो गोलस है वो मेम्ब्रेन है, ठीक है, और अंदर फिर सोल पार्टिकल्स हैं। 2 आपने जालियाँ सी लगा रखी है, वो कैथोड एनोड हैं। आपने पानी की फिलिंग करनी है और पानी बाहर निकलेगा क्रिस्टलाइट फॉर्म में, है ना। यहाँ पानी है, वहाँ क्रिस्टलाइट फॉर्म है, बीच में आपका सोल पार्टिकल, बाहर आपके पेन मेम्ब्रेन है और इधर आपका एनोड और कैथोड है। ये आप लोग देख लेना, हालांकि ये ज़्यादा काम का तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद डायलिसिस के बाद आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि आपने देखा था सस्पेंशन, कोलाइट और क्रिस्टलाइट जो होते हैं कुछ तो फिल्टर पेपर से हो जाते हैं और कुछ एनिमल मेम्ब्रेन से भी नहीं होते, है ना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम, स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे बहुत अच्छी तरीके से हम नेटिव सॉल्यूशन से कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी तीसरी चीज़ आएगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये एक मार्क्स में आता है, आप लोगों को लिखना है, नाम से ही बना सकते हो आप, क्योंकि कोलाइडल उससे रिलेटेड है। तो कोलाइडल पार्टिकल का अगर हम फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से करें तो उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय फिल्ट्रेशन थ्रू ए स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। तो लिखूँ क्या, चलो तुम्हारे लिए लिख लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन होगा, चाहे वो सस्पेंशन हो चाहे वो क्रिस्टलॉइड हो, उससे तो फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय फिल्टरिंग आउट, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट आप कुछ भी बोल सकते हो ना, सॉल्वेंट भी चलेगा यहाँ। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन या सॉल्वेंट बाय फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करेंगे ना, बाय फिल्ट्रेशन यूजिंग स्पेशल अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, इससे, ठीक है। और कोलाइडल ना स्लाइम फॉर्म में होता है। स्लाइम क्या फॉर्म हुई, जैसे आपने स्लाइम फॉर्म कैसे बताऊँ मैं आपको, अभी बताता हूँ। पहले यहाँ पे लिख लो, वेयर कोलाइडल पार्टिकल्स अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम। यार स्लाइम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप केक बनाते हो तो केक का जो बैटर होता है वो कैसी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, वो स्लाइम फॉर्म है। और जैसे दलिया होता है स्लाइम फॉर्म, आटे का हलवा स्लाइम फॉर्म, और जो आप चूना घोलते हो पुताई के लिए, है ना, पुट्टी बोलते हैं जिसे, वो स्लाइम फॉर्म होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कोलाइडल फॉर्म भी स्लाइम फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग याद रख लेना यार, है ना। उसके बाद क्या बताऊँ आपको, उसके बाद यहाँ पे कुछ होता नहीं है, अब इतना ही होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो इतना ही है कि हमें कोलाइडल पार्टिकल को उसके सॉल्वेंट से या सोल्यूशन से अलग करना है। फिल्ट्रेशन का यूज़ करेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे, और जो हमें कोलाइडल पार्टिकल मिलेगा वो स्लाइम वाली फॉर्म में मिलेगा। स्लाइम मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन तुम लोगों ने पढ़ा है, उसको एक लेवल ऊपर ले जाना है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो चौथा आएगा आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हमें देखना है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, आप लोगों ने क्रीम देखी होगी, मलाई जो घर में निकलती है दूध से, उसको जमा करते रहो, उसे बीट करो अच्छे से, तो धीरे धीरे आपका ना उसमें हाथ चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कोलाइडल फॉर्म में अब चेंज हो रहा है, जिसे हम मक्खन कहते हैं, बटर कहते हैं। और बार बार उसमें पानी मिलाते हैं, फिर गोला बनाते हैं, फिर पानी मिलाते हैं, फिर गोला मिलाते हैं, तो आपका एक हार्ड फॉर्म में आपको मक्खन मिलता है क्रीम से। वही आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी वही चीज़ है, और कुछ इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस इसमें पानी मिलाने की प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, बार बार करते हैं, हालांकि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वही चीज़ है, ठीक है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या कि एक डिवाइस होती है, वैसे तो हम घर में कर लेते हैं, है ना, मक्खन बनाने के लिए, पर यहाँ सेंट्रीफ्यूगेटर यूज़ करेंगे। तो जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है, द कोलाइडल सॉल्यूशन, सही हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं बेवकूफ़, हम यहाँ प्यूरीफाई कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ हटानी है, ठीक है, ये। तो द कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन सेंट्रीफ्यूगेटर, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसको हम प्लेस करते हैं सेंट्रीफ्यूगेटर में। एक मशीन होती है और वहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल नीचे सेटल हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ ऊपर जमा हो जाती है। वेयर
आफ्टर द प्रोसेस के बाद कोलाइडल पार्टिकल तो नीचे जमा हो जाते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स जैसे बटर मिल्क होते हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं, वही चीज़ है, मक्खन ऊपर हो जाता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन और जो इम्प्योरिटी है वो सेंट्रीफ्यूगेट में जमा रह जाती है एंड इम्प्योरिटीज रिमेन्स इन सेंट्रीफ्यूगेट, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेंट्रीफ्यूगेट में बची रह जाती हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे जमा हो गए ना, जो जमा हो गया आपके कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, इसे पानी से मिलाते हैं, बार बार मिलाते हैं ताकि हमारी इम्प्योरिटीज़ अलग होती रहें, अलहदा होती रहें। तो द कोलाइडल पार्टिकल्स दैट सेटल्ड, जो कोलाइडल पार्टिकल सेटल्ड हो गए, ठीक है, आर मिक्स विद वाटर अगेन एंड अगेन, बार बार मिक्स करेंगे, अगेन एंड अगेन, बार बार इन्हें मिक्स करेंगे, ये चीज़ ताकि अच्छी फॉर्म में फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी कोलाइड बने, टू फॉर्म कोलाइड्स अगेन विच इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ थी। तो आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी समझ में आया होगा। इसमें क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेटर में हम कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा जाता है। अब क्या होता है, कोलाइडल जो पार्टिकल है वो तो सेटल्ड हो जाते हैं नीचे और इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाती हैं। अब जो कोलाइडल पार्टिकल सेटल हो गए उसे पानी से बार बार मिक्स करेंगे ताकि और साफ हमें मिल जाए। क्लियर, शाबाश, ये चीज़ है। तो इतना हो गया। तो अभी हमने प्रिपरेशन देख ली। उससे पहले कोलाइड्स क्या होते हैं, उनका डिफरेंस क्या है, कितने तरह से उन्हें हमने डिफ्रेंशिएट करा है, पिछली वीडियो में देखा था। फिर हमने प्रिपरेशन देखी, फिजिकल केमिकल, फिर हमने उनका प्यूरिफिकेशन देखा और अब फाइनली हम उनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उल्टा नहीं हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी अलग तरह की है। जैसे ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट, आपने देखा होगा। जैसे आप पीवीआर या सिनेमा हॉल जाते हो तो जो आपका प्रोजेक्टर से लाइट आती है वो आपको दिखती है ना, आप बैठे रहते हो तो जो ऊपर आगे पर्दे में गिरती है, प्रोजेक्टर स्क्रीन में गिरती है, तो वो उसका पाथ आपको दिखता है, वो इसी की वजह से दिख पाता है। तो हम ये देखेंगे अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो पहले तो इसमें यही है कि चार्ज लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी देखो तो दे हैव चार्ज लाइक प्रॉपर्टीज़। पहली तो यही है, चार्ज होता है। दूसरा यार आप देखो कोलाइडल है तो एक सुना है अपने केमिस्ट्री में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो है। तो पहले तो हो गया दे कैरी चार्ज, पहली बात तो है चार्ज कैरी करती है। दूसरी है इनकी कोलाइडल प्रॉपर्टीज़, कोलाइडल नहीं कॉलिगेटिव लिख लेते हैं ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है ना, वाली चीज़ है। बट इसका यहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटे से छोटे पार्टिकल जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एग्रीगेट फॉर्म बनाते हैं। तो एग्रीगेट फॉर्म तो कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी और ज़्यादा है, कभी बहुत ही कम है, तो दिक्कतें होंगी। इसलिए इसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते, नॉट मच सिग्निफिकेंस, बिकॉज स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल्स, गेट एग्रीगेट, या एग्रीगेट ही लिख लो, एग्रीगेट टू फॉर्म बिगर पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, इसलिए नहीं देते ज़्यादा तवज्जो। ठीक है, ये बातें, बिगर पार्टिकल्स। तीसरा देखो यार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देख ली, ज़्यादा सिग्निफिकेंस की नहीं है, क्योंकि यहाँ स्मॉल पार्टिकल बड़े पार्टिकल बना देते हैं एग्रीगेट करके, ये है। उसके यार एक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। एक हम इसकी पहले तो हमने चार्ज वाली प्रॉपर्टी देखी, दूसरी हमने कॉलिगेटिव देखी, मतलब प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ना, तो पहले चार्ज वाली देखी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। दूसरी हमने कौन सी देख ली, कॉलिगेटिव देख ली। अब तीसरी हम देखेंगे मैकेनिकल, जिसमें ब्राउनियन मोशन आएगा, और चौथी देखेंगे ऑप्टिकल, जिसमें टिंडल इफेक्ट आता है। ठीक है, तो तीसरी है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो कोलाइडल पार्टिकल में देखो चार्ज वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी भी है, कॉलिगेटिव भी है, मैकेनिकल भी है, कितनी तरह की इसमें प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब हम देखना चाहेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम ब्राउनियन जिगजैग मोशन देखेंगे, ब्राउनियन जिगजैग मोशन। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था पिछली क्लास में कि जैसे एक चावल का दाना आप डालो तो वो सीधा नहीं जाता पानी में,
मुड़ता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल उस पर कोलाइड करेंगे, उससे कोलाइड करेंगे, उसको धक्का देंगे, इसलिए। अच्छा, ब्राउनियन मोशन कोलाइडल पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन जो है उसकी विस्कोसिटी कितनी है और पार्टिकल का साइज़ कितना है। आप खुद ही देखो, चावल का दाना है, उसे एक बार आप पानी में मूव कराओ और एक बार उसे थोड़ा गाढ़ा जैसा हनी है उसमें मूव कराओ, तो आप देख पा रहे होंगे दोनों की विस्कोसिटी में फ़र्क है सॉल्यूशन की, तो उसका मोशन भी अलग सा है। तो ब्राउनियन या जिगजैग मोशन शुरू करते हैं। इसे लिखेंगे कैसे? पहली बात तो ब्राउनियन मोशन बता देंगे। तो क्या है, कोलाइडल पार्टिकल का जो मोशन होता है किसी सॉल्यूशन में जिगजैग वाला, उसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो पहले तो यही हो गया कि द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन सॉल्यूशन which is zigzag टेढ़ा मेढ़ा है ना, zigzag is known as Brownian motion, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन सॉल्यूशन विच इज zigzag इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, या आप ये भी लिख सकते थे क्या कि द zigzag मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज ब्राउनियन मोशन। अच्छा, ये जो मोशन होता है मैंने आपको बताया कोलाइड के नेचर पे तो डिपेंड नहीं करता, सिर्फ सॉल्यूशन की विस्कोसिटी और साइज पे डिपेंड करता है पार्टिकल के, ठीक है। तो दिस मूवमेंट, दिस zigzag मोशन बोल लेते हैं ना, दिस zigzag मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दिस zigzag मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के नेचर के क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा फिर? पार्टिकल के साइज़ पे और मीडियम की विस्कोसिटी पे। तो बट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। zigzag मोशन आप बना ही सकते हो यार, जैसे ये सॉल्यूशन है तो पार्टिकल यहाँ है तो ऐसे 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 जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, इसको बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो इसमें भी आप एक कोरिलेशन बना सकते हैं कि जितना छोटा साइज़ होगा उतना बढ़िया है और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना फास्टर मोशन होगा। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि स्मॉलर द साइज़, जितना साइज़ छोटा होगा और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना बढ़िया मोशन होगा, उतना तेज़ मोशन होगा, फास्टर होगा। तो स्मॉलर द साइज़ एंड लेसर द विस्कोसिटी, स्मॉलर द साइज़ एंड लेसर द विस्कोसिटी, ग्रेटर इज़ द मूवमेंट, मूवमेंट कौन करेगा? सॉल्यूशन या पार्टिकल करेंगे ना, इसलिए। तो स्मॉलर द साइज़ एंड लेसर द विस्कोसिटी, ग्रेटर इज़ द मूवमेंट, ठीक है, या फास्टर द मोशन। अब ब्राउनियन मोशन होता क्यों है, तो इसका रीज़न लिखना है कि ब्राउनियन मोशन होता क्यों है। तो अगर आप जब कोई पार्टिकल मूव करता है किसी सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स उस पर बौछार कर देते हैं, बॉम्बार्डमेंट कर देते हैं अपनी, तो वो लड़खड़ा जाता है, उसकी टांगें टूट जाती हैं, चरमरा जाता है। तो वही बातें करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, रीज़न सिंपल ये है कि ब्राउनियन मोशन इज़ ड्यू टू अनबैलेंस बॉम्बार्डमेंट ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल्स। ब्राउनियन मोशन is due to unbalance bombardment of solution particles। जिस सॉल्यूशन में हमारा कोलाइडल पार्टिकल जा रहा है ना, उसके ही पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट कर दें, ठीक है। सॉल्यूशन पार्टिकल्स, या हम ये लिख सकते हैं, या उन पार्टिकल के जो डिस्पर्जन मीडियम में ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन क्या है यार, ये सबसे मेन कहाँ यूज़ होता है, हम लोग तो इतने दिमाग पे नहीं लगा सकते, बट केमिस्ट लोगों ने लगा दिया है, इससे हम एवोगाड्रो नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू अनबैलेंस बॉम्बार्डमेंट ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल टू द कोलाइडल पार्टिकल पे बौछार हो जाती है ना, इस पर। एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड एवोगाड्रो नंबर निकालने में मदद करता है ये, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर लिखा हुआ वैसे उसे N0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन यही है, टू फाइंड द एवोगाड्रो नंबर।